डिजाइन होता क्या है, गुड रिसर्च डिजाइन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसके अलावा जो हमने पढ़ा था कि रिसर्च डिजाइन में कितने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिजाइन द रिसर्च डिजाइन फॉर एनी रिसर्च पर्पस. Now, today I am going to explain you how many types of a research design, because this is one of the category through which you can plan your whole of the research problem. Right. First, you have to knowledge about which kind of research we are going to plan for my research objective. ठीक है, तो उसमें आपको ये देखना होगा कि हमारा जो रिसर्च डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए, या हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कैसा है जिसको हमको इस रिसर्च डिजाइन के तहत रखना चाहिए. जो रिसर्च डिजाइन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज. दूसरा जो हम डिजाइन करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है, और जो तीसरा हम करते हैं वो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं. राइट. जो रिसर्च डिजाइन आपका एक्सप्लोरेटरी है या रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक है, इसमें भी हाइपोथेसिस अजम्पशन होता है. लेकिन जो रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी होता है, उसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जो आपका एक्सपेरिमेंट कंट्रोलेबल वेरिएबल के थ्रू आप कराते हो, उसे आप बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी करते हैं. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि ये रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेटरी या डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक और हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिजाइन, हम इंडिविजुअल सारे टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे. उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक. राइट, बिकॉज सबसे पहले आपको ये जरूरी समझना होगा कि रिसर्च डिजाइन हमें क्यों जरूरी है, और हमारे पूरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव में हम किस तरह का रिसर्च डिजाइन बनाएंगे. क्या वो एक्सप्लोरेटरी होगा, या वो डिस्क्रिप्टिव होएगा, या डायग्नोस्टिक होगा, या वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल होएगा. क्योंकि अंडर थ्री कैटेगरीज, only under three categories we can define the research problem. Right. First, come to the know about what is exactly the exploratory research. Exploratory research जो होता है, इसे sometimes it is known as a formulative research study. As the name suggested here, that the formulation of what? The problem which is already initially investigated and for which we are going to develop the working hypothesis, right? Or in other word, you can say exploratory research वो होता है जहां आप एक्सप्लोर करते हो, और इट मे बी पॉसिबल कि आपकी वो जो स्टडी आप करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम प्रिसाइजली कहीं इन्वेस्टिगेट हो चुकी है, और आप उसमें और कंसेप्ट डेवलप करके अपनी एक ऑपरेशनल वर्किंग हाइपोथेसिस डिजाइन कर रहे हैं. समझ में आया? अब जो मेन एम्फेसिस है इसका कि हम ये स्टडी क्यों करते हैं, सबसे पहले कि हम ये एम्फेसाइज करते हैं कि इस स्टडी में हम न्यू डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड गेट इंफॉर्मेशन to develop one of the concept whatever which is precisely investigate in a initial. Right. अब इसे हम अदर वर्ड्स में समझ सकते हैं. रिसर्च डिजाइन जो होता है वो बहुत ही ये अप्रोप्रिएट है फॉर सच काइंड ऑफ स्टडी जहां पे इनिशियल प्रॉब्लम वुड बी डिस्कस्ड as well as हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है विथ आवर प्रॉब्लम. ऑलरेडी हमारे पास वो प्रॉब्लम इन अ मार्केट में डिस्कस हो चुका है, और हमें एक उसमें अपना एक कंसेप्ट या उसमें हमें एक नया प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है जिसको हमें डिस्कवर करना है विथ आवर आइडियाज एंड इनसाइट. राइट, इसका मतलब इट इज फ्लेक्सिबल.
ये जो है वो फ्लेक्सिबल है, हम इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी गैदरिंग रेलेवेंट डेटा है जो कहीं ना कहीं रिसर्च हो चुकी है, राइट। इसका मतलब है कि जब हम इस तरह की रिसर्च डिजाइन को स्टडी करेंगे तो वी हैव टू कंसीडर फॉलोइंग थ्री मेथड। जब हम ये रिसर्च डिजाइन करेंगे तो हमें इन 3 पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। द फर्स्ट पार्ट इन दिस इज व्हाट, द सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर. In a second part, I'm going to tell about the experience survey. And in a third part, we are going to study about the analysis of insight stimulating through various examples. Right. First, just go through the first part of that research design, exploratory research design. What we are going to study, the survey of the concerning literature. Right. लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर को समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि लिटरेचर इज द वन ऑफ द रिटन स्टेटमेंट विच कैन बी डिफाइंड इन अ फॉर्म ऑफ कि आप उससे सिंपल और एक रिसर्च प्रॉब्लम को प्रिसाइजली आपने कहीं लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी आपका सर्वे हो चुका है, सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। इसका मतलब आपने वो इन्वेस्टिगेशन कहीं पे देख रखी है, एक रिसर्च प्रॉब्लम आपकी हो रखी है, बट अभी जो आप करना चाहते हो वो आप अपने तरीके से, जिसमें आप अपनी हाइपोथेसिस को डेवलप करोगे, उसे ही कहते हैं सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर, राइट। अब हाइपोथेसिस जो ऑलरेडी स्टेटेड है उसे हम क्या करते हैं, फिर से रिव्यू करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम उस पर फर्दर रिसर्च करते हैं, right? It may also be considered whether the already stated hypothesis suggests new hypothesis. ऐसा होता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी हाइपोथेसिस है, जो हमने सर्वे देख रखा है या इन्वेस्टिगेशन रिसर्च प्रॉब्लम देख रखी है, उसमें हम एक नया हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हम उसको दूसरे तरीके से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उससे एक और रिसर्च डेवलप हो सकती है, एक्सप्लोर हो सकती है। That's why it is what called as a exploratory research, right? In this way, the researcher should review whatever he or she has already suggested in the previous hypothesis and build upon the work already done by others. But in case where hypotheses have not yet been formulated, his task is to review the available material for delivering the relevant hypothesis from it. अगर आपके पास ऑलरेडी हाइपोथेसिस है फॉर दैट प्रॉब्लम, तो आपको एक नया फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा विथ अ न्यू हाइपोथेसिस, जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास पुराना रिसर्च प्रॉब्लम का कोई हाइपोथेसिस नहीं है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप पूरे जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, डेटा है, उसको आप रिव्यू करेंगे, क्योंकि आपको आज की प्रॉब्लम का रेलेवेंट हाइपोथेसिस डिस्कस करना है, right? For this, you have to consider all of the material which is already published in a journals, और ऑलरेडी आपका ये सारा प्रॉब्लम डिस्कस हो चुका है, उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसका एक बिब्लियोग्राफिकल सर्वे ऑफ स्टडी करना पड़ेगा आपको, उसको पॉइंट वाइज यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी research which has already happened in previous research, उसे आपको एक जगह कलेक्ट करके उसकी स्टडी करके और आपको उसको एक सीक्वेंस देना पड़ेगा, राइट? दिस इज कॉल्ड व्हाट, लिटरेचर रिव्यू और सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर, फाइन। In a next part of this, what is the next point in this is that is experience survey, right, which is given here. Experience survey means the survey of people who have had practical experience about what, about the problem to be studied। जो हमारे सामने रिसर्च प्रॉब्लम है
उसका ऑलरेडी जो हम उन लोगों पे सर्वे करेंगे जिनके पास उस चीज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो हम आपको प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं या रिसर्च प्रॉब्लम हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में जिन लोगों के को भी एक्सपीरियंस है उसका हम सर्वे करेंगे। And survey through observation through it is actually not the field survey। ये जो हमारा सर्वे होगा हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप निकालेंगे जो वेरिएबल्स हमारे को यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम में जनरेट होएगी, और उसके बारे में हम न्यू कंसेप्ट या आइडियाज करेंगे जो कि रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट होएगा। For a such kind of a survey, people who are competent and can contribute new ideas may be carefully selected as a respondent to ensure representations of a different type of experiences. Right now, जो हम यहाँ पे रिस्पोंडेंट सेलेक्ट करेंगे उसका हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे थ्रू जो भी आपके पास इन्वेस्टिगेटर्स है उनसे आप क्या करोगे, रिस्पोंडेंट का एक तरीके से इंटरव्यू लेंगे। द रिसर्चर मस्ट प्रिपेयर एन इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग ऑफ इन्फॉर्मेंट। इसका मतलब है कि जो आपको इंफॉर्मेशन लेनी है उसका आप क्या बनाओगे, एक सिस्टमाइज्ड क्वेश्चन बनाएंगे जिसके बेसिस पे आप उसको इस इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे और रिस्पोंडेंट से उनको पूछेंगे। But the interview must ensure flexible in the sense that the respondent should be allowed to raise issues and questions which the investigator has not previously considered। लेकिन ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो फ्लेक्सिबल है। इट मीन्स इट कैन बी मैनिपुलेट। मैनिपुलेशन इज डिपेंड ऑन कि अगर रिस्पोंडेंट के दिमाग में कोई उससे रिलेटेड इश्यूज है, क्वेश्चन है, तो दे कैन अराइज इट एंड फॉर अ रिसर्चर दे हैव टू answer it, or they have to consider that question which is keep in a mind of the researcher, राइट। अगर रिस्पोंडेंट के पास कोई उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज आती है तो रिसर्चर को उन क्वेश्चंस को कंसीडर करना पड़ेगा। जनरली जो एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होते हैं इंटरव्यू में वो काफी बड़े होते हैं और मे लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, और वो बहुत देर तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Fine. Hence, it is often considered desirable to send a copy of the question to be discussed to the respondent well in advance। So हमें ये जरूरी है कि हम पहले से ही उन questions को एक बार respondent को भेज दें जिससे ये आप जो क्वेश्चन डिजाइन करे हैं वो अच्छी तरीके से उससे समझ ले कि व्हाट आर द प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन दैट रिसर्च प्रॉब्लम, और उसे वो सही से आंसर कर सके, बिकॉज इट विल टेक सम थिंकिंग एक्सपीरियंस, सम लाइक लॉजिक बिहाइंड दैट। वो सारी चीजें वो जितना ज्यादा एनालिसिस करके आपको रिस्पोंडेंट बता सकेगा वो आपके लिए उतना इफेक्टिव रहेगा। सो जो एक्सपीरियंस सर्वे है वो रिसर्चर को के प्रॉब्लम को मोर कंसाइजली and help in the formation of the research hypothesis. This survey may as well provide information about the practical possibility for doing different type of a research. Right? This is about your experience survey. In a third point of the exploratory research, that is what analysis of the insight stimulating, and it is also one of the important method for suggesting hypothesis for a research। ये जो भी आपको मेथडोलॉजी बताई जा रही है उसके थ्रू आप एक अपना हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, and it is particularly suitable in the areas where there is a little experience to serve as a guide। Right? This method is also important because ये जो है आप किसी न किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू करते हैं। एक्सपीरियंस सर्वे में देयर इज अ क्वेश्चनर व्हिच इज डिजाइन्ड सम रेलेवेंसी ऑफ द क्वेश्चन। इट मींस पहला और दूसरा
और तीसरा क्वेश्चन, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि ये तीनों क्वेश्चन जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस सर्वे, वहां पे आपको क्या है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप कंडक्ट कराते हैं रिस्पोंडेंट के लिए, और वहां पे आप कंसीडर करते हो अगर रिस्पोंडेंट के दिमाग में कोई क्वेश्चन खुद से भी अराइज होता है फॉर दैट इश्यूज, बट इन अ इनसाइट स्टिमुलेटिंग there is no as such a structured questionnaire is designed, or you can say structured interview नहीं होता है, this is unstructured interview, right? जिसमें इन्वेस्टिगेटर का एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, ये सारी चीजें मायने रखती है, और दूसरा कि आपकी जो स्टडी है वो कितनी इंटेंस है, और साथ में ये डिपेंड करता है स्किल ऑफ द रिसर्चर टू ड्रॉ डाइवर्स इंफॉर्मेशन, वो कितना इंफॉर्मेशन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू वो इंटरप्रिटेट करके उसे एक फीचर देता है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा आइडियाज मिल सके अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, राइट? इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि ये क्या है। देर इज नो क्लियर कट आंसर टू इट कि हम कौन सा इसमें मेथड यूज करें फॉर एक्सप्लोरेटरी, बिकॉज दैट डिपेंड ऑन द लाइक प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम है, कहाँ हमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कराना चाहिए, कहाँ हमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कराना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के रिस्पोंडेंट को अपने रिसर्च प्रॉब्लम में कंसीडर कर रहे हैं। For example of insight stimulating cases are reactions of a stranger, the reactions of a marginal individuals, the study of the individual who are in the transition from one stage to another stage. बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं इंडिविजुअल के जो कि डिफरेंट लेयर्स में होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटा में होते हैं, सोशल स्ट्रेटा में, एंड वेरियस अदर एग्जांपल्स आर आल्सो रिलेटेड टू द स्टिमुलाई रिसर्च स्टडी, राइट? अगर हम इनकी बात करें तो इन जनरल जो केसेस होते हैं वो स्ट्राइकिंग होने चाहिए, वो सोसाइटी से रिलेटेड होने चाहिए, जिसके लिए आप क्या कर सको, रिसर्च फॉर्मुलेट कर सको और उसको इंसाइट आइडियाज और लीड्स टू इंसाइट और हाइपोथेसिस उसके लिए आप जनरेट कर सकें। Now this is about your whole of the concept of the exploratory research. In exploratory research हमने 3 पॉइंट्स को देखा। सबसे पहले आपने सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर देखा। By getting 3 of the methodology, you can draft the exploratory research. जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, पहला आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू, द सेकेंड वन पार्ट इज कि आपका एक्सपीरियंस सर्वे क्या है, और थर्ड जो है आपका इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जांपल। इन तीनों ही पार्ट को मैंने आप लोग को बता दिया। नाउ कम टू अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च डिजाइन, दैट इज one of the also important, that is a descriptive and diagnostic research study, right? In a descriptive research जो हम स्टडी करते हैं वो बेसिकली रिलेटेड होता है, वो एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, उन दोनों के single character, each and every characteristics are described in a descriptive research, whereas in a diagnostic research it determines basically the frequency with which something occurs. जो हम डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बार बार कितनी टाइम्स आ रही है, और ये किससे एसोसिएटेड है, किसी से एसोसिएटेड है या नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक को समटाइम इट इज कंसीडर्ड बोथ एज अ सेम, but here there is a fine line difference between descriptive and diagnostic. In a descriptive research we are mentioning each and every characteristics of the research problem, or we are going to evaluate the individual respondent characteristics as well as a groups, right? But in a diagnostic research we have to determine the frequency through which the something incident occurs, or it may be possible it is associated with something else,
राइट नाउ अगर हम बात करें कि डायग्नोस्टिक रिसर्च में, तो वहां पे वेरिएबल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से एसोसिएट्स रहते हैं. As against of this, in a descriptive research, there is some specific predictions, narration of facts, and there is some characteristics under which we are going to conduct that descriptive research problem, right? So there is a basic difference between both of them is what, कि अगर आप diagnostic research की बात करेंगे तो there is a some association between the variables, but here there is no, there is a one of the specific prediction about the characteristics कि हाँ ऐसा इस individual का characteristics होना चाहिए और जो आप research में study करते हो, right? जो descriptive research है वो बहुत ज्यादा यूज्ड होता है फॉर द पर्पस ऑफ योर सोशल रिसर्च काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट? इसमें जो है आप एक तरीके से जो भी आप पढ़ते हो वो एक ग्रुप या हो सकता है इनसे ज्यादा ग्रुप का कॉम्परेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, और इसमें जो रिसर्चर है वो मस्ट बी एबल टू क्लियर डिफाइन, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको क्लियरली डिफाइन करता है व्हाट ही वांट्स टू मेजर, एंड मस्ट find the adequate methodology or a tools for measuring it along with a clear cut definition. That is a population he want to study, right? अब इसमें क्या है, बेसिकली जो इसका एम है टू कॉम्पिटिट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी. अब इस स्टडी को जो डिजाइन किया जाता है, सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि ये रिजिड है. देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन अ रिसर्च डिजाइन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव काइंड, राइट? इसमें हम कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते हैं, चेंजेस हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजिड है. हम इसमें जो फोकस होता है पर्पसली हम उन्हें ही कंसीडर करते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जो हम इसमें सबसे ज्यादा अटेंशन क्रिएट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में फाइंड आउट करना चाहते हैं. सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट इट. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो रिसर्च प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हमें उसको फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाई इट इज बीइंग मेड. क्यों हमने यही रिसर्च प्रॉब्लम बना रखी है और यही क्या इसकी प्रॉब्लम है. दूसरा, अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि हमने ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम उसके दूसरे पार्ट में जो करते हैं, डिजाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा का, and what through what techniques we are going to gather the data. वो क्या चीज हम अडॉप्ट करते हैं उसको ही हम कहते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. In a third part, sometime sampling design is also come under this research design problem. सबसे पहले तो हमें सैंपल डिजाइन भी समझना है कि सैंपल डिजाइन होता क्या है. जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होएगा वो अबाउट सैंपल डिजाइन का होगा, बिकॉज इन एनी रिसर्च प्रॉब्लम, और अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम कोई भी रिसर्च आपके सामने है, तो आप उस रिसर्च प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा आपको जरूरी होएगा कि किस सैंपल पे हम ये रिसर्च करेंगे और वो सैंपल हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, व्हाट आर द प्रोसीजर टू सेलेक्ट दैट सैंपल, एज वेल एज टू लाइक कितने टाइप का सैंपल डिजाइन होता है और हमें हमें उसे कैसे कैटेगराइज करना चाहिए. तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा दैट इज रिलेटेड टू योर सैंपल डिजाइन, राइट? In our next part, when you are going to select your sample for a research problem, उसके बाद जो आप करोगे वो आप डेटा कलेक्शंस का काम करोगे. और डेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो डेटा कलेक्शन का तरीका होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. दैट डिपेंड ऑन कि किस तरह का डेटा आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कंसीडर करते हैं. After that, you have to just process an analysis of that data, and finally you can conclude and interpret that whatever the results come from that research problem, और उसको फाइनली आप रिपोर्ट के थ्रू, एक रिपोर्ट डिजाइन के थ्रू सारी चीजों को मेंशन करते हैं. In a descriptive or a diagnostic study, the first step is
to specify the objective with a sufficient precision to ensure that whether the data collected for your research problem is relevant or not, right? This is main concern about your objective, right? If this is not done carefully, it create a problem for the research what you are designed for your problem, और वो सही रिजल्ट देगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपकी रेलेवेंसी सही नहीं है तो ठीक है। अगर आपने सही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपको उस रेलेवेंट डेटा से रिलेटेड है, तो आपका जो वर्ड्स है या जो आप करने जा रहे हो वो आपका बायस नहीं होगा, बायस फ्री होगा, जिससे आप रिसर्च डिजाइन है जो आपका या जो आपने रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करी है वो इफेक्टिव होएगा। तो आप जो several method है for collections of data, you have to consider whether you have to apply observation method, questionnaire method, interview, or examine the reports, right? These all are the several method through which you can design what a collection of data. Now the next part in this is कि आपने जब कोई डिजाइन कर ली, आपने सैंपल डिजाइन करी और उसके लिए चाहे आपने स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट लिया है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेना ज्यादा मीनिंगफुल होता है, बिकॉज आप बायस फ्री रहना चाहते हो। आप जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लेते हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, रिजिड होता है, तो आपको क्वेश्चनियर पहले से भी डिजाइन करना पड़ेगा, और वो दोनों तरीके का हो सकता है, ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज एंडेड भी हो सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड? ओपन एंडेड जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें क्वेश्चन की ऑप्शंस जो है दैट इज नॉट डिफाइंड, बट अ क्लोज एंडेड में देयर मस्ट बी अ ऑप्शन, और ऑप्शन में भी देयर इज अ लिमिटेशंस। तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन एयर इसमें डिजाइन करना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन एयर है इट इज वेरी मच क्लियर, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट उसको देखते ही समझ जाए कि व्हाट यू वांट टू आस्क। बिकॉज अगर वो कंफ्यूज्ड है, एम्बिगियस है, तो वो आपके आंसर को देने में कहीं ना कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल समझेगा, और आपका जो रिजल्ट आएगा, जो एक्यूरेसी होएगी, वो आपके उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। If you are going to collect the data, after that you are going to proceed on that and analyze it. और जो एनालिसिस का सबसे सही तरीका होता है कि आप उसको कहीं ना कहीं टेबुलेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि एक टेबुलर फॉर्मेट से आप वेरियस स्टैटिस्टिकल कॉम्पिटिशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेबुलर फॉर्मेट हो चुका है डेटा का, तो अगर आपको कोई कोरिलेशंस निकालना है या मीन मीडियन मोड, कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स आपको उस रिसर्च प्रॉब्लम का रिजल्ट बताएगा, तो आपको उसको कहीं ना कहीं टेबुलर फॉर्मेट में करने के बाद कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, बट कोडिंग जो होनी चाहिए वो केयरफुली होनी चाहिए, उसमें डिजाइन होनी चाहिए टू अवॉइड वेरियस एरर, राइट? अब आप इसको करने के बाद फाइनली आप उसको एनालिसिस करेंगे एंड उसको इंटरप्रिटेट करेंगे टू कीप इन अ माइंड दैट कि उसमें मिनिमाइजेशन ऑफ बायसनेस हो, और जितनी ज्यादा रिलायबिलिटी होएगी उतना ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट रिसर्च प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा, राइट? दिस इज वन ऑफ द टेक्निक थ्रू यू कैन डिजाइन whole of the like descriptive and diagnostic research. After that, I'm going to tell you about the difference between the research design in an exploratory as well as the descriptive and a diagnostic, because you must be clear about the exploratory and descriptive research, क्योंकि maximum जो research problem होती है वो इन दोनों से ही related होती है, तो you have to very much clear about the difference between both of them. That means the exploratory research, अगर हम ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, वी कैन मैनिपुलेट इट एज वेल एज जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें हम कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें कहाँ पे
फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं उससे अभी जो है वो बहुत सारे डिफरेंसेस लाए। देयर मस्ट बी रिलायबिलिटी बट रेलिवेंसी, लेकिन हम उसमें ये नहीं कर सकते हैं कि लाइक क्वेश्चंस में थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। जो रिसर्चर के माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स एराइज हो रही है उनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली द रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। किसमें? एक्सप्लोरेटरी में। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो रिजल्ट डिजाइन होता है, जो हमने एक बार बना दिया वो बना दिया, और वो हम इसीलिए बनाते हैं कि हम उसमें बायसनेस से फ्री रहें और हमें ज्यादा से ज्यादा उसमें रिलायबिलिटी मिले। तो उसके लिए हम जो भी प्रोविजन अडॉप्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट वो वही होना चाहिए, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। तो दिस इज वन काइंड ऑफ अ रिजल्ट डिजाइन, फाइन। In our exploratory research, if we are going to define in a four designing technique or a tools, सबसे पहले अगर हम सैम्पलिंग डिजाइन के तहत देखें तो सैम्पलिंग डिजाइन जो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में वो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिजाइन होता है, जो कि आपका पर्पसिव भी है एज वेल एज जजमेंटल है, राइट। लेकिन अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे तो उसमें कभी भी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिजाइन नहीं हो सकता है, उसमें प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिजाइन होएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो सैम्पलिंग डिजाइन होएगा वो रैंडम सैम्पलिंग होएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट जो यूनिट है सैम्पलिंग डिजाइन में उसमें आपको बहुत क्लियर बताऊंगी कि नॉन प्रोबेबिलिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है। लेकिन हमेशा कीप इन अ माइंड दैट द नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिजाइन always considered in a exploratory research, और जो probabilistic sampling design है वही आप यूज कर सकते हैं descriptive research design के लिए, राइट। अगर हम स्टैटिस्टिकल डिजाइन की बात करें तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है उसमें नो प्री प्लान्ड अबाउट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज दैट स्टैटिस्टिकल टूल्स इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बट इन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी आर वेरी मच श्योर अबाउट कि क्या ऑलरेडी हमें इसके लिए डिजाइन करना चाहिए, व्हाट द टूल्स और टेक्निक्स वी आर गोइंग टू यूज इन अ रिसर्च प्रॉब्लम, ये आपका डिस्क्रिप्टिव में बहुत क्लियर होता है, राइट। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन क्या होता है? इसमें एक्सप्लोरेटरी में हम अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव में हम स्ट्रक्चर्ड लेते हैं, जो कि आपका वेल गो थ्रू होता है। एक पॉइंट्स यू हैव टू कंसीडर इन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। और अगर हम ऑपरेशनल डिजाइन की बात करें तो इसमें ऑलरेडी नो फिक्स डिसीजन अबाउट द ऑपरेशनल प्रोसीजर, इसमें हम प्री प्लान नहीं होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ऑलरेडी इन एडवांस वी हैव टू डिसाइड अबाउट विच काइंड ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर वी आर गोइंग टू कंडक्ट इन अ रिसर्च प्रॉब्लम। This is what the difference between exploratory and descriptive research design, right? In our last, I'm going to tell you about the hypothesis research study, right? In this kind of a research study, जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी भी जाना जाता है, यहाँ पे हम कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स टू नो अबाउट दैट काइंड ऑफ रिसर्च इज नोन एज अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल research, right? Such study require procedure that will not only reduce bias need but it also increase the reliability. Fine. अगर हम इस एक्सपेरिमेंट रिसर्च को करें तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि ये जनरली जो एप्लीकेबल होता है टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल्स। अब वो वेरिएबल कैसे हैं और हम कहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करेंगे, उसे ही हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। जब ये सबसे पहले इसको प्रोफेसर आरिफ फिसर ने, हु इज वन ऑफ द मैथमेटिशियन, इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को एसोसिएट किया हाइपोथेसिस टेस्टिंग को, और इन्होंने सबसे पहले जो देखा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को, वो मोस्टली एप्लीकेबल होता था फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर।
राइट। वहां पे जनरली ये एग्रीकल्चर फील्ड्स को प्लॉट करते थे अकॉर्डिंगली डिफरेंट ब्लॉक्स में, और उसके बाद ये कॉम्परेटिव स्टडी करते थे विथ गिविंग अ वेरियस वेरिएबल इम्पैक्ट और उनका रिलेशनशिप, टू नो अबाउट दैट रिलेशनशिप, इसी को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ठीक है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? जब भी हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं तो वी हैव कीप these 3 points in our mind, right? The first one is a principle of a replication. The second one point in this is the principle of randomization, and the third one is a principle of a local control. These three points are always asked in a various examination. What is experimental design, and what are the important points which we have to consider for the principles of the experimental design? Now, just come to the first part of the experimental design, that is the principle of replication. It means here, if we are talking about the principle of replication, it means the experiments should be conducted in a repetitively mode, right? अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो हम बार बार दोहरा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन। एंड इट इज पॉसिबल इन अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इफ अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, तो हम अगर एक रिस्पोंडेंट के पास जाके पूरा क्वेश्चन एयर अगर हमने फिलअप करवा लिया, तो हम उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उसी से एनालिसिस करेंगे। ऑलरेडी वो प्री स्ट्रक्चर्ड है, डिजाइंड बिल्ड है, और जो हमें चाहिए था वही हमने क्वेश्चन पूछा है, हमारा डेटा उसी के अकॉर्डिंगली हमने कलेक्ट किया है। तो ये तो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इसको बार बार रिपीट करा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर गोइंग टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ अ टू वेराइटीज ऑफ राइस। हम दो जो राइस की वेराइटीज है उसको एग्जामिन करना चाह रहे हैं, उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, फॉर दिस पर्पस वी मे डिवाइड द फील्ड इनटू 2 पार्ट्स। हमने पूरे जो वो एरिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक में एक वेराइटी हम ग्रोन अप करेंगे, और दूसरे में हम दूसरी वेराइटी को ग्रोन अप करेंगे, एंड देन वी कैन कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ द yield yield come in the last of the production, राइट? और जो भी कंक्लूजन है हम उसके बेसिस पे करेंगे। बट if we are to apply the principle of replication to this experiment, then we first divide the field into several parts, grow one variety in a half of these parts and the other variety in the remaining parts. We can then collect the data yield of the two varieties and draw conclusion by comparing the same. The results so obtained will be more reliable in